रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी थोड़ा सा डिफरेंट कहानी है। और इस कहानी के अंदर आप लोग पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का एक बेहतरीन नमूना देखेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैंने आप लोग को 800 प्लस एपिसोड सुना दिए और इन 800 प्लस एपिसोड में मैंने जितनी भी कहानियाँ आप लोग को सुनाई हैं, उन सारी ही कहानियों के अंदर जो कातिल होता है, जो कल्प्रिट होता है, वो पुलिस की गिरफ्त में आता ज़रूर है। जो लोग क्राइम की दुनिया से रिलेटेड खबरें सुनते रहते हैं, उनको एक मुहावरा बार बार सुनने को मिला होगा कि परफेक्ट क्राइम। और एज ए क्राइम रिपोर्टर के तौर पे अगर मैं आप लोग को बताऊं, तो कोई भी क्राइम दुनिया में कभी परफेक्ट नहीं होता। और अगर पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो प्लानिंग चाहे कितने भी परफेक्ट मर्डर या फिर परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की गई हो, इंसान आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आता है। उसका जो भयानक चेहरा होता है, ये लोगों के सामने आता है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सब कुछ जो उसने जिस चीज़ को छुपाने के लिए किया होता है, वो चीज़ भी सामने आती है और उसकी पूरी ज़िंदगी सलाखों के बीच में गुजरती है। आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर एक परफेक्ट मर्डर तो किया गया था। उसके बाद में वो व्यक्ति जेल में भी जाता है, 28 दिन की पैरोल पर बाहर आता है और उसके बाद में कहीं गायब हो जाता है। लेकिन उस व्यक्ति की एक आदत ऐसी थी कि जब पुलिस को उस आदत के बारे में पता चलता है, तो पुलिस उसी आदत की वजह से उस व्यक्ति को आखिरकार एक दिन गिरफ्तार कर लेती है। यकीन मानिए दोस्तों, जब मैं आप लोग को ये पूरी कहानी सुनाऊंगा, तो आप लोग भी अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे कि आखिरकार कोई व्यक्ति क्राइम करके छुपने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश अधूरी की अधूरी रह गई। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक गांव आता है, बेबड़ा गांव। ये जो बेबड़ा गांव है, इसी बेबड़ा गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम है सुरेंद्र। सुरेंद्र जो कि अपने ही घर में अपने परिवार के साथ रहा करता है। सुरेंद्र जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसलिए कहीं पर कोई नौकरी, कोई जॉब नहीं थी। हालांकि इसके परिवार की थोड़ी बहुत ज़मीन तो थी, लेकिन उस ज़मीन से परिवार का भरण पोषण पूरी तरीके से हो जाए, ये असंभव था। इसलिए सुरेंद्र जो होता है, ये वहीं पर रिक्शा चलाने का काम करता है। लिहाजा जिस गांव में ये रहा करता था, बेबड़ा गांव, उससे 10 किलोमीटर दूरी पर एक इलाका पड़ता है, कराबी इलाका। इसी कराबी इलाके में ये पहुंचता है, वहीं पर अपना ऑटो रिक्शा चलाता है। और उसी ऑटो रिक्शे से जो भी पैसे मिला करते हैं, उन्हीं पैसे से ये जो सुरेंद्र था अपने परिवार को दिया करता था और उन्हीं पैसों से खर्चा चला करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ में एक साल आता है, साल 2005। और इसी साल 2005 में जो सुरेंद्र होता है, एक लड़की से शादी करता है। जो लड़की इसी की जात की थी, इसी की बिरादरी की थी, उससे शादी करता है। शादी करने के बाद में अपनी पत्नी के साथ में जब रहन बसन शुरू करता है, तो इसको एहसास होता है कि अब खर्चे बढ़ चुके हैं। अब खर्चे बढ़ चुके हैं तो क्या किया जाए। ऑलरेडी रिक्शा तो वो चलाता है, इससे हटकर और क्या कर सकता है। लिहाजा फिर सोचता है कि यहाँ पर रिक्शे का उतना काम नहीं है जितना काम होना चाहिए था। लिहाजा ये फैसला करता है, अपनी पत्नी से भी इस बात का जिक्र करता है कि अगर उसके बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बनाना है, बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनाना है, आने वाली जनरेशन को ट्रैक पर लेके आना है, तो हमें अपने इस गाँव को छोड़ना होगा। लिहाजा जो पत्नी होती है, सुरेंद्र का साथ देती है। उसके बाद में सुरेंद्र परिवार वालों से इजाज़त लेता है और पहुंच जाता है गुजरात। गुजरात में जाने के बाद में ये एक कंपनी का जो रिक्शा था, उस रिक्शे को किराए पे चलाने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। उस रिक्शे से जो भी पैसे कमाया करता था, दोनों पति पत्नी अपनी अच्छे से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। धीरे धीरे अपनी जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो भी कर रहे थे। लेकिन सुरेंद्र के मन में हमेशा ये मलाल रहा करता था कि वो रिक्शा किराए पर चलाता है, और अगर किराए का रिक्शा ना हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो किराए का रिक्शा देकर 1500 रुपये कमाता है, तो उसमें 200-300 रुपये किराए के ही चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर उसका खुद का रिक्शा होता, तो फिर वो आगे अच्छी कमाई कर सकता था। अब खुद का रिक्शा होता तो उसके लिए क्या करेगा, पैसे चाहिए थे। लेकिन पैसे सुरेंद्र के पास में थे नहीं। अब वो रिक्शा खरीदे तो कहाँ से खरीदे। इसलिए सुरेंद्र अपनी पत्नी से बात करता है। वो कहता है कि वैसे भी दहेज में तुम कुछ खास लेकर आई नहीं हो, अपने मायके से कम दहेज में इतने पैसे तो ले आओ जिससे मैं रिक्शा ले लूँ। अब पत्नी बेचारी कहती है कि उसके परिवार वाले वैसे ही गरीब हैं,
वो भला तुम्हें इतने पैसे कहाँ से दे सकते हैं कि तुम एक रिक्शा ले लो। अब इसी बात को लेकर जो सुरेंद्र होता है ये अपनी पत्नी से लगातार लड़ने झगड़ने लगता है। अब पत्नी बेचारी डरती भी है, एक दो बार अपने मायके में कॉल भी करती है। मायके वाले कहते हैं कि ठीक है हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन इधर जो सुरेंद्र था इसको ना तो इसको सब्र था और ना इसको इस बात का ख्याल था कि आखिरकार वो करने क्या जा रहा है। अपनी पत्नी को इसी छोटी सी वजह से वो लगातार मारने पीटने लगता है, लगातार झगड़े होते रहते हैं। झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि साल 2007 में जो सुरेंद्र होता है अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। अब सुरेंद्र अपनी पत्नी की हत्या तो कर देता है, अब वहाँ से फरार हो जाता है। हालांकि इस बात की सूचना जब पुलिस को मिलती है, पुलिस पहुँचती है, डेड बॉडी को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम कराती है और इस सुरेंद्र को अरेस्ट कर लेती है। सुरेंद्र को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में सुरेंद्र के खिलाफ जितने भी सबूत मिले थे तमाम धाराओं में सुरेंद्र के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में सुरेंद्र को तकरीबन उम्र कैद की सज़ा होती है। अब आजीवन कारावास की इसकी सज़ा होती है, सज़ा काटने लगता है। साल 2007 में ये सज़ा हो गई थी इसको। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, साल 2016 आ जाता है। साल 2016 में जो सुरेंद्र था पैरोल के लिए अप्लाई करता है। अब ये पैरोल के लिए अप्लाई करता है, 28 दिन की पैरोल ये मांगता है और इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसको 28 दिन की पैरोल मिल जाती है। अब सुरेंद्र जाकर अपने परिवार वालों से मिलता है, सब लोगों से मिलता है। लेकिन जैसे ही 28 दिन कंप्लीट होने वाले होते हैं उस दिन इसे थाने में हाजिर होना था। जिस जेल में था उस जेल में हाजिर होना था, लेकिन जो सुरेंद्र होता है ये फरार हो जाता है। अब जब सुरेंद्र वापस से नहीं पहुंचता है तो इस तरीके से पुलिस महकमे में एकदम से खलबली मच जाती है। उसके बाद में पुलिस एक बड़ा अभियान चलाती है। बीबीसी से बात करते हुए जो एसीपी गोहिल सर होते हैं वो बताते हैं कि पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया। सबसे पहले पुलिस की एक टीम जो थी वो इस सुरेंद्र के पैतृक गांव भेजी गई ताकि ये पता किया जा सके कि सुरेंद्र इस दौरान अपने परिवार वालों से मिला है या फिर नहीं मिला है। लेकिन जब उसके पैतृक गांव में पहुंचकर पुलिस ने जब इसके परिवार वालों से पूछताछ की और तमाम डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, ये सारी चीज़ें खंगाली तो पुलिस को पता चला कि इस दौरान सुरेंद्र ने अपने परिवार वालों से नाता ही तोड़ लिया है और वो एक बार भी अपने परिवार वालों से कभी मिलने नहीं आया। अब यहाँ से पुलिस की मुश्किल और बढ़ती है क्योंकि सुरेंद्र अगर परिवार वालों से मिला होता तो यहाँ से पुलिस को कुछ रास्ता दिख सकता था आगे के लिए। इसलिए पुलिस फैसला करती है कि हो सकता है कि सुरेंद्र ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार वालों से ताल्लुक़ तोड़ा हो सकता है कि वो किसी रिश्तेदार के टच में हो। लिहाजा पुलिस की जो टीमें होती हैं वो रिश्तेदारों से पूछताछ करती हैं। अब जब दूर के रिश्तेदारों से पूछताछ की जाती है तो पता ये चलता है कि हाल ही के दिनों में जो सुरेंद्र है इसे कराबी इलाके में देखा गया है और कराबी इलाके में इसे रिक्शा चलाते हुए भी देखा गया है। लिहाजा जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि कराबी इलाके में इसे रिक्शा चलाते हुए देखा गया है, इसलिए पुलिस फैसला करती है कि इस पूरे इलाके में जितने भी लोग रिक्शा चलाते हैं एक बार उन सभी लोगों से पूछताछ करी जाए। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे बारी बारी से हर रिक्शे वाले के घर पहुंचते हैं, उसको सुरेंद्र की तस्वीर दिखाते हैं। कई लोग मना कर देते हैं कि हमने तो साहब इसको नहीं देखा। एक से पूछताछ हो जाती है, दो से हो जाती है, तीन से हो जाती है। ऐसा करते करते पुलिस वाले कम से कम 10 से 15 लोगों से पूछताछ करते हैं। आखिरकार पुलिस की जो मेहनत होती है वो रंग लाती है। फाइनली एक रिक्शा चालक जो होता है वो इस सुरेंद्र को पहचान लेता है और पहचानने के बाद में कहता है कि हाँ साहब, सुरेंद्र को मैंने देखा है। लेकिन अब सुरेंद्र ने शादी कर ली है और शादी होने के बाद में उसका एक बच्चा भी है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं उसके बाद में पुलिस अपनी थोड़ी सी पूछताछ और बढ़ाती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि हाल ही में जो शंकरपुर गांव है उसी शंकरपुर गांव में जो सुरेंद्र था एक शादी समारोह में भी शामिल हुआ था। अब जैसे ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं पुलिस वाले अपनी कई सारी टीमों को एक्टिव कर देते हैं। अब इस दौरान पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है। अलग अलग लोगों से, परिवार वालों से, सभी लोगों से अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाती है क्योंकि सुरेंद्र को पुलिस को पकड़ना था, क्योंकि साल 2016 में ये गायब हुआ था और पुलिस को इसकी छानबीन करते हुए लगभग 9 साल गुजर चुके थे। यानी साल 2025 तक में इस सुरेंद्र की छानबीन चल रही थी। इस दौरान पुलिस को यह भी पता चला था कि जो सुरेंद्र है इसे चाय के साथ सुबह सुबह बिस्किट पीने की आदत है। अब पुलिस इस बात को भी ध्यान में रखती है क्योंकि पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो हर एक छोटा से छोटा सुराग जो होता है ये पुलिस के काम आने वाला था। लिहाजा जिस आदत के बारे में पुलिस को पता चला था यही आदत एक दिन सुरेंद्र को पुलिस की गिरफ्त में लाने वाली थी। अभी आगे आप सुनेंगे तो आप लोग को पता चलेगा।
दरअसल पुलिस को उस व्यक्ति, उस रिक्शा चालक से ये पता चला था कि सुरेंद्र ने दूसरी शादी कर ली है। लिहाजा पुलिस वाले अब ये तफ्तीश करते हैं कि सुरेंद्र की जो दूसरी वाली पत्नी है उसका परिवार कहाँ पर है, क्योंकि सुरेंद्र के बारे में पुलिस को कोई जानकारी मिल नहीं पा रही थी। अगर परिवार से कोई पूछताछ हो जाएगी तो परिवार से कुछ पता चल सकता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है सुरेंद्र की जो दूसरी वाली पत्नी है उसके भाई तक पहुंच जाती है। अब दूसरी वाली पत्नी के भाई तक जब पुलिस पहुंचती है और उससे जब पूछताछ करती है तो वो जो भाई होता है वो बताता है कि सुरेंद्र अब रिक्शा नहीं चला रहा है, बल्कि वो गुरुग्राम में रहकर मजदूरी कर रहा है। वहाँ पर वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ है। लेकिन उसके एड्रेस के बारे में जब पुलिस पूछताछ करती है तो कुछ एड्रेस बता नहीं पाता है, बस मोहल्ले का नाम बता देता है। इसलिए पुलिस की जो एक टीम होती है वो सीधा सीधा गुरुग्राम के लिए रवाना हो जाती है। और पुलिस की जो टीम थी जो गुरुग्राम पहुंचती है, वहां पहुंचने के बाद में जब तलाशी करती है तो आखिरकार पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है। लिहाजा पुलिस के जो आदमी होते हैं सादा बाने में सुबह सुबह कई ऐसी दुकानों के आसपास बैठते हैं जहां पर बिस्किट बिका करते थे, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि अगर सुरेंद्र बिस्किट खाता है तो सुबह सुबह वो बिस्किट लेने ज़रूर आएगा। अगर जिस इंसान को बिस्किट खाने की आदत है तो आज 9-10 साल के बाद भी उसकी वो आदत उसके अंदर ज़रूर बनी हुई होगी। लिहाजा पुलिस की एक टीम आखिरकार इसी 14 नवंबर साल 2025 को एक दुकान के पास में बैठी हुई थी सादाबाने में। उसी समय जो सुरेंद्र होता है वो अपने बेटे के साथ में बिस्किट खरीदने के लिए आता है। अब जैसे ही सुरेंद्र बिस्किट खरीदने के लिए आता है आखिरकार पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद में जब उसे लेके पहुंचते हैं तो सुरेंद्र भी हैरान था कि आखिरकार उसे पकड़ा कैसे। तो ये कहानी आप लोगों ने सुनी कि इस कहानी के अंदर एक परफेक्ट मर्डर करने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी का कत्ल कर कर जिस तरीके से पुलिस को गुमराह करता रहा, यकीनन पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन की वो सैल्यूट करने लायक है। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे, कल के दिन तो कहानी नहीं आई थी, परसों वाले कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस अंदाज़ है भाई आपका। दिनेश कुमार जी शुक्रिया। मिनी व्लॉग लिखते हैं मैं 4 महीने से सुनता हूँ आपकी कहानी, नाइस स्टोरी होती हैं, तो शुक्रिया आपका। शरीन शर्मा लिखते हैं आपकी आवाज़ में हर कहानी बहुत ही अच्छी लगती है मलिक भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 800 एपिसोड। शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में मोहम्मद अरशद लिखते हैं लगभग एपिसोड देखा हूँ और सपोर्ट भी किया है। जी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आपका, शुक्रिया आपको। दिनेश कुमार लिखते हैं मलिक भाई मैं आपकी हर कहानी को सुनता हूँ, ऑलमोस्ट अलमाटी से वेस्ट विशेष। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, आपकी कहानी ऑलमोस्ट सेविंग कहानी सुना है, कुछ मिसिंग है, जितना कहानी सुना है दोबारा सुना हूँ, थैंक्स सर जी। तो मोहम्मद रियाज जी मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपने लगभग हमारी सभी कहानी सुन ली हैं। उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते हैं आपके सभी एपिसोड को मैं देखता हूँ। दिनेश कुमार भी हमारे सभी एपिसोड देख चुके हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं बट ऑलवेज प्रे फॉर यू इंशाल्लाह गेट सक्सेस वेरी सून। तो फरजाना सिद्दीकी जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में माफियत गेमिंग करके लिखते हैं हाँ भाई मैंने तो सारे एपिसोड देख लिए हैं। जी भाई शुक्रिया आपका बहुत बहुत। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं कोई भी कहानी सुनकर हैरान नहीं होती। तो दिनेश कुमार जी की पत्नी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा लिखते हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं कहानी, लिखते हैं कितने ऐसे एपिसोड देखे हैं ये तो याद नहीं, परंतु बात का जवाब के आदान प्रदान से प्यार एक परिवार जैसा लगता है, आपका संचालन सभी चैनल से अच्छा है। तो शुक्रिया मेरे भाई। शरीफ मोहम्मद लिखते हैं 800 तो नहीं पर बहुत सारे एपिसोड देख लिए हैं। तो शरीफ मोहम्मद जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में अशबाह लिखते हैं क्या ज़माना चल रहा है, अल्लाह रहम करे, बाकी आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। शुक्रिया आपका। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी शुक्रिया आपका। नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबाश भाई, कहानी गायब हो जाते हो, हम आपकी वीडियोस देखे बगैर सोते नहीं हैं। तो बस 2-4 दिन की बात है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जाना आना गांव में हो रहा है, इस वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द सारी चीज़ें पटरी पे आते हुए दिखाई पड़ेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि कल से ही सारी चीज़ें रेगुलर हो जाएं। लईक अब्बास लिखते हैं मैंने आपके सारे एपिसोड सुने हैं। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से सुनते हैं। हाँ भाई मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपने सारे एपिसोड सुने हैं, बहुत अच्छे से जानता हूँ, शुक्रिया।
एक खान लिखते हैं मुबारक हो भाई, शुक्रिया। अलबफा जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सुल्तागी लिखते हैं हमने आपके सारे एपिसोड बुलंदशहर से सुने हैं और रेनू सुल्तागी शाना बुलंदशहर से। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है, पता भी है और आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने सारे एपिसोड देखे हैं। मंदी वर्मा लिखते हैं, नमस्ते सर जी, गुड जॉब इन डन। सर जी, मैंने एपिसोड 6 से सुनना शुरू किया था और आज तक सारे एपिसोड सुन लिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो प्रादीप वर्मा जी जालंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, सारे एपिसोड सुन चुकी हैं, शुक्रिया आपका। सचिन चौधरी जी कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। अरसलान गुज्जर लिखते हैं, सतीश सलाम वालेकुम, उत्तर प्रदेश, वीडियो असम मदनी बोल रहे हैं, फैसलाबाद। तो शुक्रिया आपका। उसके बाद में रियल टोरेल हैं, लिखते हैं 300 के आसपास एपिसोड देखे हैं सर, तो शुक्रिया आपका। सैयद आदिल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आप माशाल्लाह 800 एपिसोड के लिए मुबारक हो, आपकी बाकी पहचाना आपने मुझे। जी सैयद आदिल जी, मैंने बहुत अच्छे से पहचान लिया आपको, आप मेरे बहुत पुराने व्यूवर्स हैं, शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, सॉरी टू वाचिंग योर ऑल एपिसोड बट नॉट कमेंटिंग मैनी टाइम्स, यानी कि आपने बहुत सारे एपिसोड देखे हैं, कमेंट्स कभी नहीं किए, तो शुक्रिया आपका। उसके बाद में कुलदीप हैं, लिखते हैं आपके सभी एपिसोड देखे हैं, शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया जी नमस्कार बोलते हैं, मीना जी नमस्ते बोलती हैं, मोहम्मद अर्शद कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, हसीबुल अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, लाइक अब्बास लिखते हैं आपका कॉन्टैक्ट रखना चाहिए, ऐसा लगता है कि मैं सो रहा हूँ आप। अच्छा, आँखों का आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तो आँखों का आई कॉन्टैक्ट, यार कहानी की फिल्मों में कभी बह जाता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आँखों का आई कॉन्टैक्ट आपसे बनाए रखूँ। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, अमित कुमार जी कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।